तो हम पाठ की बात कर रहे हैं। हमारा पाठ है अन्याय के खिलाफ लड़ाई। पिछले पाठ में भी हमने हमारा पाठ जो था आश्रम के अतिथि और संस्मरण, उसमें भी हमने गांधी जी के जो निर्देश थे, गांधी जी के जो वचन थे, जो शिक्षा उन्होंने सबको दी थी, उसके बारे में भी हमने बात की थी कि मनुष्यता की बात की गई थी। अन्याय की भी वहां पर बात की गई थी कि अन्याय जो है वो नहीं सहना चाहिए। भ्रष्टाचार की वहां पर बात की गई थी। तो ऐसा ही हमारा ये भी पाठ है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। ये भी स्वतंत्रता जब हम संग्राम चल रहा था, हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तब की ये कहानी है। और अंग्रेजों द्वारा कैसे आदिवासियों पर अत्याचार किए जाते थे और कैसे उनको, जो पाठ का मुख्य पात्र है हमारा इसमें, अल्लूरी सीताराम राजू, उन्होंने कैसे उनको अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत दी, साहस दिया, और कैसे आदिवासियों ने उनका सामना किया, उसके बारे में ये पूरा पाठ है। और पहला जो इस पाठ का पैराग्राफ है उसमें बच्चे बताया गया है, छोटी सी कहानी के रूप में पहले हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं, उससे थोड़ा आपको आसान रहेगा और कल हम फिर इस पाठ का जो वाचन है वो करेंगे। तो इस पाठ में बात की गई है 1922 की, कि जब हमारा भारत जो है वो अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था यहाँ पर, हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेज जो है वो तरह तरह के अत्याचार जो है वो हम लोगों पर कर रहे थे। तो अंग्रेजी शासन क्या करता था, अपना स्वार्थ पूरा करता था, हमारे देश से ही हमारा जो धन है, हमारा जो सारा ऐश्वर्य था, उसको लूट कर वो इंग्लैंड भेज देते थे। तो वो काम भी ऐसे करवाते थे कि क्योंकि खुद रहना है अगर उनको, तो डेवलपमेंट भी चाहिए, विकास भी चाहिए, पर उसके लिए वो कुछ पैसा जो है वो खर्चना भी नहीं चाहते थे। उनकी जो मंशा थी वो ये थी कि जो भारतीय हैं वो हमारे गुलाम हैं, तो हम उनसे गुलामों की तरह काम जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में भी वही बताया गया है कि कैसे जो अंग्रेज शासन है वो भारत के लोगों को डरा धमका कर रखते थे और उनकी धमकियों के खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ हिम्मत रखने वाले लोग भी धीरे धीरे उत्पन्न हो रहे थे। क्योंकि कितनी देर हम धमकियां जो है वो सह सकते हैं, कितनी देर तक हम अत्याचार सह सकते हैं। वो कहते हैं ना कि डोर को ज्यादा देर तक खींचते जाओगे तो कहीं पर वो धागा, वो डोर जो है वो टूटेगा ही। तो अत्याचार भी जब हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए भी लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही थे आंध्र के कोया आदिवासी। आपको पता है ईस्ट साइड और हमारे जो साउथ एरियाज, अंडमान, वहां पर ट्राइबल एरियाज जिनको हम आदिवासी कहते हैं, ट्राइब्स बहुत हैं। तो यहाँ पर भी उन्हीं आदिवासियों की बात की गई है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो उस कारण उनको बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि वो उसी क्षेत्र के अंदर ही वो सिमटे होते हैं, वहां से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। पर उन कोया आदिवासियों का ही एक नेता बनता है जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू जो था, अगले पैराग्राफ की हम बात करते हैं। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो आंध्र के घने जंगलों में ही रहते थे। कोया आदिवासी जो है हमारे, और वो उनका लीडर था, उनका नेता था। आदिवासी जो थे वो सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जो है वो जुटाते थे, कि और कोई उनके पास कमाई का कोई भी और साधन नहीं था। तो जब अंग्रेजों ने उन पर हक जमाना शुरू किया तो उनका जीवन जो है वो मुश्किल हो गया। हक जमाना कैसे? लगान मूवी आप सबने देखी है, आमिर खान जी की एक लगान मूवी आई थी। यस मैम। तो उस मूवी में भी क्या बताया गया था कि जो ऋण, जो कर जो था, जिसके पास भी जमीन थी उनको एक जमीन का टैक्स जो है, खेती करते थे, जबकि मेहनत उनकी, खेत उनके, फसलें वो इतनी मेहनत से सब उगाते थे, परंतु फिर भी उनको अंग्रेजों को लगान जो है, लगान के रूप में उनको पैसा, जब वो जो उनकी फसल होती थी, जो अनाज होता था, वो उनको देना पड़ता था। तो इस तरह से कई तरह के अत्याचार जो जब अंग्रेज उन पर करते थे तो मुश्किल हो जाता था। और यही होता कि जब अब अंग्रेजों ने वहां पर, क्योंकि जंगल है सारा, आदिवासी का मतलब वो जंगलों में ही रहते हैं, तो अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों में एक सड़क जो है, पक्की सड़क जो है वो बिछाई जाए। तो सड़क के निर्माण के लिए मजदूर कहाँ से आए, ये सबसे बड़ा प्रश्न तहसीलदार के सामने आया। तो उसकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ती है। तो तहसीलदार का नाम इसमें बताया गया है बेस्टियन, और बेस्टियन को ही जो सड़क बनाने का काम है वो
सौंपा गया था। तो अगले पैराग्राफ में उसके स्वभाव के बारे में बताया है कि बेस्टियन जो है वो स्वभाव से बहुत अक्खड़ मतलब कि बहुत गुस्से वाला, बहुत क्रूर था वो, और वह आदिवासियों के गांवों में जाता था और बड़े घमंड से उसने बहुत चिल्लाकर उनको बोला कि 2 दिन में ही इस जंगल में सड़क बनने का काम जो है वो शुरू हो रहा है और तुम सब लोगों को वो काम जो है वो करना है, और ये अंग्रेजी सरकार का हुक्म है जिसे तुम लोगों को मानना ही पड़ेगा। तो आदिवासी लोग चुप हो जाते हैं, पर उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े हुए थे, वे क्या पूछें कि अगर वो सारा दिन सड़क बनाने का काम करेंगे तो खेती बाड़ी कब करेंगे, उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो एक व्यक्ति जो है वो बड़ी हिम्मत करके तहसीलदार से पूछता है कि क्या काम करने के बदले में कुछ मिलेगा। तो बेस्टियन का चेहरा जो है वो गुस्से से तमतमा जाता है और वो बोलता है क्या मिलेगा, हुक्म बजाना तो एक नौकर का काम है और नौकर जो है वो आगे से कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता है। जब वो गुस्से में इतनी बात बोलता है तो आदिवासी जो हैं वो बहुत सहम जाते हैं, काम पर जाने लगते हैं, पर उनका मन जो है वो नहीं मानता क्योंकि वो अत्याचार सह रहे थे। अंदर से वो बहुत अपमान से भरे हुए थे और गुस्से से सुलग रहे थे क्योंकि अंग्रेजों के जुल्म जो है वो बढ़ते जा रहे थे, जिस कारण अब उनमें बहुत गुस्सा आ चुका था। उन्हीं दिनों जंगल में एक साधु रहने आता है और उस साधु का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। तो सीताराम राजू जो है वो हाई स्कूल तक उसने पढ़ाई की थी और उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की आयु में ही वह साधु बन गया था। जब वह उन जंगलों में रहने आता है, आदिवासियों से घुलता मिलता है, उनकी मुश्किलों के बारे में सुनता है तो उसको बहुत दुख होता है। वो देखता है कि अंग्रेज जो है वो कैसे उन पर जुल्म कर रहे हैं। तो सीताराम राजू जो है वो आदिवासियों से कहता है ये बात कि अन्याय सहना जो है वो सबसे गलत बात है, अत्याचार के सामने हमें दबना नहीं चाहिए और तुम लोगों को अंग्रेजों ने जो काम करने के लिए बोला है उसके लिए बिल्कुल ही मना कर देना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर जो आदिवासी हैं उनमें हिम्मत आती है क्योंकि अभी तक उनको कुछ नहीं पता था कि कैसे अत्याचार के विरुद्ध खड़े हुआ जाए। तो जब सीताराम राजू के रूप में उनको ये प्रोत्साहन मिलता है, कुछ एक प्रेरित करने वाला एक नेता जब उनको मिलता है तो उनको भी लगता है कि हमें अत्याचार के विरुद्ध खड़े होना चाहिए। तो जब वो बताते हैं कि सीताराम राजू ये भी बताते हैं कि देश में और लोग, क्योंकि वो पूरे भारत से घूमकर आ रहा था, उसको पता था कि क्षेत्र के बाहर जो है कितने लोग हैं जो अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। तो वो राजू जो है वो आदिवासियों को बताता है कि यस बेटा। गांधी जी मैम आपकी ना वॉइस बीच बीच में मैम ब्रेक हो रही है। अब क्लियर है मैम? यस मैम। तो एक सेकंड, जहाँ पे एक सेकंड फिर रुक जाया करो, मे बी नेटवर्क हल्का सा हो तो वो फिर ठीक हो जाता है मेरा। तो वो कहते हैं कि एक मशहूर नेता है जिनका नाम है गांधी जी। तो गांधी जी जो हैं वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो खड़े होते हैं, उनके अत्याचार को सहने के लिए मना करते हैं। तो जब वो सारा उनके बारे में बताते हैं, जो उनके जो निर्देश हैं, जो वो बताते हैं कि अन्याय जो है करने वाला तो दोषी होता ही है, परंतु अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है। तो ये सारी बातें सुनकर उनकी हिम्मत बनती है और ये वो सोचते हैं, उनका दिल मजबूत होता है और उनके अंदर विद्रोह की आग जो है वो भड़क जाती है, अर्थात वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए, अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब भोले भाले आदिवासी जो हैं, मन में उनके अपमान और गुस्सा और क्रोध तो बहुत भरा हुआ था, वो कैसे निकलता है। और भद्राचलम, ये क्षेत्रों के नाम हैं, भद्राचलम और पर्वतीपुरम से लेकर पूरे जितने भी लोग थे वो सब अन्याय के विरुद्ध जो है वो खड़े हो जाते हैं। अंग्रेज सरकार जो है उसके ऐसे छक्के छूटते हैं कि
परंतु अंग्रेजों की इतनी सेना जो है, भारी भरकम सेना जो है, वो भी उनका विद्रोह नहीं दबा पाती। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था बेटा, कि वो जंगल में रहने वाले थे आदिवासी, जंगल उनका घर था, जंगल के प्रत्येक कोने को वो जानते थे। आपने कभी सुना होगा गुरिल्ला नीति होती है युद्ध करने की, कई मूवीज में भी उसके बारे में दिखाया गया कि कैसे पेड़ों के अंदर सब छुपते हैं, पेड़ों से कैसे पेड़ों को ही प्रयोग करके वो कैसे हथियार बनाते हैं। तो मैम भी पढ़ा भी था हम लोगों ने पिछली बारी, गुरिल्ला वॉरफेयर मैम, वो पेड़ों में छुप छुप के हो सकता है। यस, तो यहाँ पर भी उन्होंने यही बताया, क्योंकि वो जंगल के रहने वाले थे, जंगल घर था, जंगल को बहुत अच्छे से जानते थे, परंतु अंग्रेज तो जंगलों को इतने अच्छे से नहीं जानते थे, तो इस कारण उनके पास छिपने के स्थान भी ज्यादा थे। वो हमला करके कहाँ छुप जाते थे अंग्रेजों को पता नहीं चलता था, जिस कारण 2 साल तक जो है वो इस विद्रोह को नहीं दबा पाते हैं। जंगल की संकरी का अर्थ होता है छोटी, संकरी पगडंडियां जो कच्चे रास्ते, छोटे छोटे रास्ते जो बनाए होते हैं, उस पर से जब सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे जो आदिवासी हैं वो भारतीय सिपाहियों को तो निकलने देते, उन पर किसी भी प्रकार का कोई जुल्म या उनको मारते या उनको घायल नहीं करते थे, परंतु जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर आते थे तो उन पर अचूक का अर्थ होता है कभी भी ना चूकने वाला, तो अचूक निशाना लगाते थे। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि सीताराम राजू के दल को आते ही देख थाने मतलब जो पुलिस स्टेशन थे वहां से पुलिस भाग जाती थी। इतना डर जो है वो उनका पैदा हो गया था। तो राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से तो हमें लड़ना है, परंतु एक भी भारतीय सैनिक का बाल जो है वो बांका नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेजों की सेना में क्योंकि बहुत से भारतीय सिपाही थे, अब उसने ऐसा क्यों कहा, इसका देखो सबसे बड़ा कारण है कि जब रोजी रोटी के साधन कम होते हैं, चाहे वो अंग्रेज हैं या कुछ भी, पेट तो पालना ही है आपको, अपनी फैमिली का भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण तो करना ही है। तो उसके कारण बहुत से जो सिपाही थे उन्होंने अंग्रेजों के अधीन काम करना जो है वो आरंभ कर दिया था, उनकी मजबूरी भी थी ये। तो इसीलिए उसने बोला था कि भारतीय चाहे वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं फिलहाल, पर हम उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अंग्रेजों की सेना जो है जब भी निकलती थी तो राजू के आदेश का सख्ती से पालन होता था, वह पहाड़ों से कूच करता था और ऐसा लगता था मानो उसे किसी प्रकार का कोई भय ना हो। और जब आपको अपने नेता पर विश्वास होता है तो आपको ये भी महसूस होने लगता है कि हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है कि बाल बांका जो है वो नहीं कर सकते। तो आदिवासी भी ऐसा मानने लग गए थे कि सीताराम राजू के चमत्कार से जो अंग्रेजों की गोलियां हैं वो भी पानी बन जाती हैं। पानी बन जाना मतलब ये उन्होंने एक उनकी सोच थी कि उनको किसी प्रकार की कोई हानि जो है वो नहीं हो सकती, अंग्रेजों की गोलियां जो हैं वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। तो इसी विश्वास से वे गोलियों की परवाह किए बिना पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। तो सीताराम राजू जो है वो एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश, गुप्तचरों आपको पता है जैसे अभी स्पाई जिनको हम कहते हैं, एजेंट्स होते हैं हमारे, तो उसी प्रकार उस समय भी सीताराम राजू ने देश मतलब क्षेत्रों के एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने वाले गुप्तचरों का जाल जो है वो फैला रखा था। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते थे कि किसी को कानों कान जो है वो खबर नहीं होती थी। ये सब देखकर अंग्रेज भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेते थे। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना, कि वो हैरान हो जाते थे कि एक व्यक्ति जो है वो ऐसे कैसे उसको सारी खबरें पहुंच जाती हैं, कैसे वो हमारी इतनी बड़ी सेना जो ट्रेंड है, जो निपुण है, जो दक्ष सेना है, उसको भी वो मात दे पा रहे हैं। तो जंगलों और पहाड़ों के बीच जो सीताराम राजू के लोग हैं वो बहुत फुर्ती से छिपते फिरते थे और ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना भी अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती थी। तो राजू के लोग जो हैं वो उनको गांव गांव का सहारा था। गांव गांव का सहारा मतलब कि पूरे ग्रामीण लोग जो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा तो नहीं बन सकते थे, जो उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते थे, परंतु फिर भी वो गुप्त रूप से उसकी पूरी सहायता करते थे। वह विद्रोहियों को शरण देते थे,
मतलब जब भी कुछ वो सेना को, अंग्रेजी सेना को लूटते थे, या कुछ भी लूट मार जब वो करते थे, उनको तंग करते थे, जब मार कर आते थे, तो वो लोग, जो गांव के लोग हैं, वो उनको शरण देते थे। शरण देना मतलब कि रखना, छुपाना, और लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज सरकार जो है वो उनकी खबर नहीं लगा पाती थी। इतना साथ, इतनी लॉयल्टी जो है वो एक दूसरे अपने भारतीय जो उनके स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उनके नेता थे, उनके प्रति दिखाते थे। तो फिर अंग्रेजों को क्या होता है कि एक तरकीब सोचते हैं वो, कि इनको कैसे हराया जाए, कि हम लड़ाई में तो इनको मात दे ही नहीं पा रहे। तो अंग्रेजों का सबसे बड़ा रूल क्या होता था? डिवाइड एंड रूल। या अगर आप लड़ाई में किसी को नहीं हरा सकते हो, तो आप उनको इतनी मानसिक यातनाएं दो, मेंटली मानसिक यातनाएं, मतलब मेंटली किसी को इतना टॉर्चर करो, या उसके जीने के साधन छीन लो, जिससे वो तंग होकर हार मान ले। तो यहाँ पर भी जो है अंग्रेज उसी नीति को अपनाते हैं। वो सोचते हैं कि आदिवासियों को हम लड़ाई में तो हरा नहीं सकते, तो पर हम क्या कर सकते हैं कि इन्हें भूखे रखकर मार सकते हैं। जंगल के अंदर राशन लाने का, रसद लाने का, या उनके जो गोलियां थी, जो उनके गोला बारूद था, उसको लाने के रास्ते जो हैं वो सब बंद कर देते हैं अंग्रेज, कि किसी प्रकार का सामान जो है वो एक दूसरे से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते थे। अब जो उसके साथी थे राजू के, उसके पास कारतूस खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण अंग्रेजों के जो सिपाही हैं वो भी गांवों में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगते हैं, और यहाँ तक कि भूखे मारने के लिए जो उनकी उगी हुई फसलें थी, उनको भी वो लोग जला देते हैं। इन सब से क्या होता है कि आदिवासियों की हिम्मत जो है वो जवाब देने लगती है, क्योंकि भूखे रहना, साधन खत्म हो जाना, कैसे अपना गुजारा करें, और तकलीफ जो है वो बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। इस पैराग्राफ में बड़े अच्छे से उन्होंने बताया है। तो सीताराम राजू जो हैं, उनके कुछ साथी जो हैं वो भी पुलिस में पकड़े जाते हैं, और सीताराम राजू जो है वो भी पुलिस की गिरफ्त में आते आते बचता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब सीताराम राजू के चमत्कार जो हैं, जो आदिवासियों के मन में था कि सीताराम राजू के प्रभाव के कारण जो गोलियां हैं वो भी उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, या वो हम सामना कर सकते हैं, वो धीरे धीरे जो उनकी हिम्मत है आदिवासियों की, वो टूटने लगती है। तो हिम्मत, बार बार वो कहते हैं ना कि अगर हम पत्थर पर भी अभ्यास के लिए हम बड़ी अच्छी एक ये उदाहरण भी देते हैं कि पत्थर पर भी रस्सी जब बार बार खींची जाती है तो पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह पर परंतु अगर देखा जाए तो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अगर किसी को बार बार यातनाएं दी जाए, कष्ट दिया जाए, तो उस व्यक्ति की हिम्मत भी टूटने लगती है। तो राजू के साथ भी ऐसे ही होता है। राजू की हिम्मत तो बनी रहती है, परंतु जो आदिवासी हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनका परिवार है, उनकी हिम्मत जो है वो धीरे धीरे टूटने लगती है। वो परेशान होकर राजू के पास आते हैं, और राजू जो है वो भी परेशान तो था ही, परंतु उससे अपने दुख के अलावा, अपना दुख तो वो सहन कर लेता, परंतु आदिवासियों का, उनके परिवार का, उनके बच्चों का दुख जो है वो उससे देखा नहीं जाता है। तो क्या करता है वो, अगले पैराग्राफ में उसके बारे में बताया हुआ है कि वे क्या करते हैं। कैसे वो और नहीं देख सकता था कि अंग्रेज जो हैं उसके कारण उसको पकड़ने के लिए आदिवासियों पर इतने अत्याचार करते रहें। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण जो है वो कर दूंगा। तो जब वो हजारों लोगों को सताना जो है ताकि अंग्रेज बंद कर दें, वो कह के देखता है कि 2 वर्षों से इतने लंबे संघर्ष के बाद अब लोगों में इन कठिनाइयों का सामना करने की ना तो तैयारी बची थी और ना ही उनमें अब हिम्मत बची थी, और जो उसे दिखाई दे रहा था वो ये था कि अंग्रेज सरकार जो है वो अब उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी। तो ये सोचकर सीताराम राजू जो है अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर देता है, और वो सोचता है कि अंग्रेज जो है उसके साथ न्याय करेंगे। रोल टैक्ट आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, एसएसटी में रोल टैक्ट एक आया था जिसमें वो बिना किसी कानून चलाए, बिना कोई मुकदमा चलाए जी, तो वो अंग्रेज जो है वो उनको सजा दे देते थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही किया कि सीताराम राजू तो चाहता था कि उसके साथ कानूनी प्रक्रिया से न्याय हो, परंतु जो मेजर गुडॉल है वो मन में बड़ा ज्यादा खुश होता है। वो नहीं चाहता था कि किसी प्रकार की भी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो श्री राम राजू को दी जाए, जिससे वो आजाद हो जाए और दोबारा से विद्रोह की आग भड़का दे। तो मेजर गुडॉल क्या करते हैं, उसके इशारे पर एक भारतीय ही सिपाही था, इसमें नाम भी उनका आप ध्यान दो दिया हुआ है, कुंचो मेनन।
तो कुंचु मेनन नाम का जो सिपाही है वो श्रीराम राजू पर गोली चलाता है और उसका काम तमाम, दोबारा मुहावरे का प्रयोग किया गया है, काम तमाम करना अर्थात मार देना। तो वो उसको गोली मार देती हैं ताकि किसी भी प्रकार का विद्रोह जो है वो दोबारा ना उठ सके। इस तरह श्रीराम राजू जो है, सीताराम राजू जो है वो अपने लोगों की खातिर शहीद हो जाता है और उसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन जो है वो टूट जाता है। परंतु आंदोलन तो टूटा, परंतु इतना लंबा आंदोलन, ये अकेला ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजों को इतनी बुरी तरह के, आदिवासियों से उनको इतने बड़े विद्रोह की उम्मीद नहीं थी। तो पर ये विद्रोह बंद तो हो जाता है, टूट जाता है, परंतु अंग्रेजों को एक अच्छा खासा पाठ जो है वो पढ़ा जाता है और वो ये समझ जाते हैं कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। फिर वो सॉरी आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए भी वो विशेष प्रयास करने का फैसला करते हैं और अपने इतिहास में भी, जो हमारे देश का इतिहास है उसमें भी, जो कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो साबित कर